ओके गाइस, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप है उसे लेकर के किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। ठीक है। मतलब चीज़ों को ना थोड़ा उल्टा करके पढ़ने का, ऐसे सीधे सीधे पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन के ज़रिए चलिए हम पढ़ने का ट्राई करते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और उसका कोई यूटिलाइजेशन ना हो सके तो वो व्यर्थ है वैसे पढ़ाई। ठीक है। इसलिए ऐसे ही पढ़ते हैं कि ताकि हम उसको ऑन द स्पॉट उस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकें। ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप। अब इस इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप का हम कुछ चीज़ें मतलब देखेंगे एंड उस पर क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं। ओके फाइन। अब क्या है कि यूरोप का इंटीग्रेशन जो है वो क्या था। ठीक है। अब कोई पूछ रहे आपसे कि यूरोपियन इंटीग्रेशन था क्या एक्चुअल में, तो आप क्या कहेंगे कि वो एक प्रोसेस था। इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल इंटीग्रेशन का ऑफ दैट स्टेट, पर्टिकुलर दैट कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है। उसको यहाँ पे स्टेट्स बोला गया। अब वो कह लो चाहे पूरी तरीके से, चाहे थोड़े थोड़े तरीके से यूरोप में, या फिर उसके आसपास के इलाके में। ठीक है। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर हमने बखूबी दे दिया। अब यहाँ पे आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि मोर इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे बोलता है कि पूछ सकते हैं, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा अगर इंटीग्रेशन होता है तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, आप ये जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, आपको बहुत ही ऐसे मजाक में लगा होगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आपकी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी ना, जब चीज़ों को तोड़ के बहुत ही आसान और वर्ड में ब्रेक करके अपने अंदर दिमाग में सेट करके रखेंगे, तो वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि आई नो कि खैर ये हर इंसान को जानने की ज़रूरत है, ये नहीं कि सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट को ही जानना चाहिए। तो ठीक है, कहते हैं अब कोई भी पूछ सकता है कि सॉरी कोई भी क्या मतलब यूपीएससी खुद पूछ सकता है। ठीक है। भले से वो एक वर्ड में ना पूछे, बट कनेक्ट करके पॉइंट को पूछ सकता है। ठीक है। सो मोर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मोर इंटीग्रेशन क्या इम्प्लाई करता है, पूछ सकता है। ठीक है। कि मोर इंटीग्रेशन क्या इम्प्लाई करता है, तो वो इम्प्लाई करता है कि ग्रेटर शेयर्ड, मतलब बहुत ही थोड़े ग्रेट लेवल पे, बड़े लेवल पे डिसीज़न मेकिंग का शेयरिंग होना और लॉज का शेयरिंग होना। ठीक है। से लीगल पॉलिटिकल सिस्टम का आपस में एक दूसरे के साथ शेयर होना, नो एक्सचेंज होना। एक्सचेंज होना मतलब कि आई मीन नॉट एक्सचेंज, शेयर होना। ठीक है। जैसे मेरे पास कोई चीज़ थी तो मैंने आपको दे दी, उसके पास कोई चीज़ थी तो मैंने आपको ऐसा शेयर हो गया। ठीक है। तो वो भी कह सकते हैं। ठीक है। बट वो कहना मुझे यहाँ से नहीं लगेगा। शेयर होना मतलब एक चीज़ है जो यहाँ भी गई, ऊपर से सेंटर में है, वो यहाँ भी गई, यहाँ भी गई, यहाँ भी गई, यहाँ भी गई। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये है शेयर का मतलब इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन का वो डीपन हुआ है सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बहुत ही ये जो मेरा तरीका है ना, बहुत ही मतलब ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। मुझे सूट करता है, तो आपको भी अगर हो सकता है सूट कर जाए। ठीक है। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कब डीप हुआ। ठीक है। कोई भी मतलब यूपीएससी से पूछ सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, यूरोपियन इंटीग्रेशन का कब डीपन हुआ। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये डीपन हुआ। ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि टाइमलाइन, कोई भी बोले कि टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन यूरोपियन इंटीग्रेशन का बताइए क्या है, तो मुझे नहीं पता टाइमलाइन। ठीक है। हमें भले से ये जो है 1951, 1983, 1987, 1973, 1992, 1998, 1999 ये ना पता हो, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ पेरिस बेल्जियम ने साइन किया था, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है। एंड नेदरलैंड्स, इन लोगों ने मिलकर साइन किया, जिसने क्रिएट किया था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इस्टेब्लिश हुआ था। ओके। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या था,
यहाँ पर ये वॉर वाला नहीं है हमारी हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का ट्रीटी ऑफ पेरिस है। तो क्या कहेंगे ये क्या था और इसमें कौन कौन से कंट्री, उनके कुछ नाम भी आप बता देंगे तो भी सही है, ठीक है। कि उसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रीटी ऑफ पेरिस जो था वो मतलब इंटीग्रेट करने का एक ज़रिया था। कौन कौन से कंट्रीज़ में आए थे, तो बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड एंड या सो इसने क्या किया था और इसने किया क्या था पूछ लेगा। तो इसने क्या किया था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया था। और इसने ये भी किया, मतलब इसी जब ये बना था तब यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इस्टेब्लिश हुई थी, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पूछ लेगा कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था, राइट। एसएससी एग्जाम में वगैरह में पूछ सकता है, राइट। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि ओके कि एक कॉमन मार्केट फॉर कोल, आयरन और स्क्रैप आयरन एंड स्टील वो इनफॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ था यूरोप में, ऐसा बोल दे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ था यूरोप में, इनफॉर्मली नहीं, ओके। और वो भी पूछ लेगा ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो क्या कहेंगे हम 1953 में, ठीक है, 1953 में हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। अब देखो यहाँ पर कि ट्रीटी ऑफ रोम, फिर उसके बाद रोम वाली ट्रीटी भी आती है, वो साइन हुआ था, किसने साइन किया था, और मतलब ये ट्रीटी ऑफ रोम क्या था पूछ सकता है, ठीक है। सो ये जो ट्रीटी ऑफ रोम थी ये ओरिजिनल 6 मेंबर थे ESC के, उन्होंने साइन किया था, ठीक है। एंड ये फर्स्ट स्टीओ टुवर्ड्स इस्टेब्लिश करता है कॉमन मार्केट एंड कस्टम यूनियन, ये कस्टम यूनियन कॉमन मार्केट को इस्टेब्लिश करता है और फ्री मूवमेंट कैपिटल का, लेबर का ये करने में हेल्प करता है। तो मतलब इसी की वजह से हुआ, ठीक है, इस ट्रीटी के अंदर ये प्रोविज़न था, ओके। सो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें। अब फिर इसके बाद बोलते हैं कि ये कब हुआ था पूछ रहे, ट्रीटी ऑफ रोम कब हुआ था, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ रोम कब हुआ था, 1957 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद बोल सकते हैं कि जो है डेनमार्क, मतलब ओके ये जो डेनमार्क है, आयरलैंड है, यूके है, इन सब ने इनफॉर्मली ज्वाइन किया था यूरोपियन कम्युनिटीज़ को। अब ऐसा बोल दे स्टेटमेंट तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेट थे, ये जो स्टेट है, इन लोगों ने फॉर्मली ज्वाइन किया था, ना कि इनफॉर्मली, ठीक है। सो डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने फॉर्मली ज्वाइन किया था, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को। और वो भी कब पूछ लिया, कब ज्वाइन किया था, तो 1973 में, ओके। कब ज्वाइन किया था, 1973 में। एंड देन फिर उसके बाद बोल सकते हैं कि एक और ट्रीटी थी, ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या थी, ठीक है। तो ये ट्रीटी क्या थी, इसके बारे में अगर पूछे तो ये जो ट्रीटी थी, इस एक ट्रीटी थी जिसने यूरोपियन कम्युनिटी को यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। सो मैस्ट्रिक्ट जो ट्रीटी थी, इसने यूरोपियन कम्युनिटी को यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट कर दिया था। देन आपको ना ये याद करने की टाइमलाइन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि टाइम ही याद रखो, ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, इस तरह से, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश हुआ था जर्मनी में, कब, 1998 में, ठीक। सो 1998 में एक यूरोप का सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश हुआ था जर्मनी में, ओके। और वही क्या था, वो क्या करता, किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और उस चीज़ के लिए सेट करने को, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और फॉरेन रिजर्व को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। जो कि कब बनी थी, 1998 में बनी थी, फाइन। अब यहाँ पे फिर पूछ सकता है यूपीएससी जो है कि यूरो जो है, EURO, वो लॉन्च हुआ था एज ऑफिशियल करेंट, ठीक है। सो यूरो जो है वो एक लॉन्च हुआ था एज ऑफिशियल करेंसी, ओके। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो क्या बोलेंगे, करेंसी। सो यूरो जो है वो लॉन्च हुआ था एक एज अ ऑफिशियल करेंसी
अब पूछ लेगा कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, ठीक है, 1999 में हुआ था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अब यहाँ पे थ्योरेटिकल बेसिस क्या थे यूरोपियन इंटीग्रेशन के, क्या बेसिस थे, थ्योरेटिकल बेसिस क्या थे जिसकी वजह से यूरोप का इंटीग्रेशन हुआ। यूरोप की जितनी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जितनी कंट्रीज थी, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, वो आपस में इंटीग्रेट हुए, तो क्या था, ठीक है। थ्योरेटिकल बेसिस देते हैं कुछ रीज़न थ्योरेटिकल पर्पस से, ठीक है, क्या था, तो वो ये देखते हैं हम, चलो, कि वाई डू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, वाई डू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने क्यों यूरोपियन मतलब यूरोप को इंटीग्रेट करने में कहीं ना कहीं हेल्प किया और ख़ुद भी ज्वाइन किया, और जिसकी वजह से यूरोप का इंटीग्रेशन बढ़ा ऐसा। सो दैट चेरिश देयर सॉवरेनिटी। वाई डू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स अगर हैं भी तो क्यों होने चाहिए, क्योंकि देयर सॉवरेनिटी, ठीक है, बिकॉज दे चेरिश देयर सॉवरेनिटी, वो अपनी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को क्या करते हैं, चेरिश करते हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मतलब उनके पास होता है, तो वो कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं। बाहर का फैक्टर जो है, बाहर का कोई अदर कंट्री उनके किसी भी काम में कुछ नहीं कह सकता है, नहीं बोल सकता ऐसा, ठीक है। तो ओके फाइन, चेरिश देयर सॉवरेनिटी, बट यहाँ पे जब वो लोग इंटीग्रेट हो जाएंगे तो आपस में एक दूसरे को सॉवरेनिटी तो मिलेगी ही, और चूज़ टू अलाइन देमसेल्फ विद द अदर स्टेट, ठीक है, सॉवरेनिटी, देयर सॉवरेनिटी, एंड दैट चूज़ दैट, उसकी वजह से उनके पास सॉवरेनिटी तो थी, ठीक है, मतलब सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उनके पास जो है सॉवरेनिटी तो थी, बट स्टिल वो यूरोपियन एक सब लोग मिल कर के एक अलग ही यूरोपियन इंटीग्रेशन कहा जाता है, वो लेकर के आए। सो उसे चूज़ किया इन्होंने, जिसकी वजह से इंटीग्रेट हुआ, और उनके इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल, ठीक है, विद अदर स्टेट्स टू इंटीग्रेट देयर इकोनॉमिक, कॉमर्स एंड गवर्नेंस, ठीक है। सो जो ये था इनका, इस सारी चीज़ों को इन्होंने इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है। पहले से उनके पास सॉवरेनिटी थी, बट स्टिल क्यों हुए, क्योंकि उन्हें इकोनॉमीज़, कॉमर्स, गवर्नेंस को इंटीग्रेट करना था, क्योंकि देखो अकेले कुछ काम नहीं होता, ठीक है। आप पावर लेकर के अकेले क्या ही करेंगे जब आपके पास मार्केट नहीं होगा, ठीक है। एंड इसलिए यहाँ पे हर एक चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, आपस में इंटीग्रेट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ज्वाइन किया एक दूसरे को, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, किस सर्कमस्टांसेस में ये सॉवरेन स्टेट्स चूज़ किए थे टू सीड एनी पार्ट ऑफ इट्स सॉवरेनिटी टू अन इलेक्टेड बॉडी ओवर विच इट हैज़ नो कंट्रोल और एट बेस्ट शेयर्ड कंट्रोल, ठीक है। सो इसका कहने का मतलब ये है कि आखिर कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो ऐसे सॉवरेन स्टेट्स को इस तरह से इन लोगों को करेज किया कि अपना जो पार्ट है वो किसी अनइलेक्टेड बॉडी को दिए, जिसका कुछ कंट्रोल ही ना हो, या फिर शेयर्ड कंट्रोल हो उनके ऊपर, ठीक है। सो वो यहाँ पे बताया है। फॉलोइंग थियरीज़ जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, ठीक है, ताकि हम अब मतलब पूछ सकता है ना यूपीएससी के कौन से थियरीज़ थे जिन्होंने ऐसा किया, ओके। तो वो कौन सी थियरीज थी जिन्होंने ऐसा किया, ठीक है, देखते हैं। ओके, फॉलोइंग थियरीज़ जो कि इवॉल्व हुई ताकि अंडरस्टैंड कर सके यूरोपियन इंटीग्रेशन को सिंस वर्ल्ड वॉर 2। फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म, ये नाम की जो थियरी है ये आई। अब इसके बारे में जानते हैं क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है, यूपीएससी पूछ सकते हैं कि फंक्शनलिज्म क्या है, ठीक है, एंड नियो फंक्शनलिज्म क्या है। तो फंक्शनलिज्म क्या है, जो कि ये एक ऐसी थियरी है जो कि डेवलप हुई है या एमर्ज हुई है फ्रॉम द बिलीफ कि अगर नेशनल इंस्टीट्यूशन आर नॉट एबल टू सेटिस्फैक्टरली विद द चैलेंजेस दे फेस, ठीक है,
जो चैलेंजेस आ रहे हैं और कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन उसको फेस या डील नहीं कर पा रही है, तो ठीक है, तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन माइट बी एबल टू डू सो। तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होगी वो हो सकता है कि उस चीज़ को डील कर सके। इंटरनेशनल मतलब नेशनल, सारी नेशनल कंट्रीज़ मिल करके एक बॉडी बनाए जो इंटरनेशनली काम करें, ठीक है। अब यहाँ पे वन ऑफ द मैनी एग्जांपल उसी से रिलेटेड कोई एग्जांपल है आप दे सकते हैं जो इस चीज़ का? तो हाँ है। वन ऑफ द मैनी एग्जांपल ऑफ फंक्शनलिज्म वो ये है कि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि नेसेसरी है फॉर इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, जिसका विच नो सिंगल कंट्री कैन अंडरटेक अलोन, ठीक है। सो ये एग्जांपल है फंक्शनलिज्म का। फाइन, गुड। कि अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शनलिज्म का क्या एग्जांपल है, तो वो ये एग्जांपल है कि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, ठीक है, ये जब हम करते हैं तो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल जब करते हैं तो विच हैज़ नो सिंगल कंट्री, और ऐसा तो है नहीं कि आसमान सिर्फ एक किसी कंट्री का है, ठीक है, क्योंकि आसमान में तो बहुत सारे लोग को जो है वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एरोप्लेन के ज़रिए। इस वजह से यहाँ पे सिंगल कंट्री तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। देन यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटलिज्म नाम की एक थियरी है। अब इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। सो इसका मतलब क्या है, यूपीएससी पूछ सकता है कि दिस थियरी जो सजेस्ट करता है कि दैट फंडामेंटली विश टू रिटेन देयर सॉवरेनिटी एंड विल जॉइन द फोर्सेस, ठीक है। ये जो थियरी है ये सजेस्ट करता है कि स्टेट्स जो हैं वो फंडामेंटली चाहते तो हैं कि रिटेन करे, अपनी सॉवरेनिटी को रखे अपने पास और जॉइन करेंगे फोर्सेस को तभी जब इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट, कि मतलब जब उनको लगे कि हमारा कुछ फ़ायदा है तभी वो किसी को जॉइन करेंगे, ठीक है। एंड विल जॉइन द फोर्सेस, ओके, विदाउट रिगार्ड टू व्हाट सुपर नेशनल एलाइट्स बिलीव दे शुड डू, ठीक है। When it is in their interest to do so, without regard to what supranational elite believe, they do so, they do, ठीक है, फाइन। मतलब वही है ले दे करके बात जो मैंने आपको पहले बताई, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, विथ कल्मिनेशन ऑफ ब्रेग्जिट, अगर हम ब्रेग्जिट का जो हुआ, मतलब ब्रिटेन में जो निकल गया था, हट गया था इस इंटीग्रेशन से, तो इससे क्या हुआ, विथ द कल्मिनेशन ऑफ ब्रेग्जिट, यहाँ पे एक पावरफुल आर्गुमेंट देखने को मिलता है जो कि इंटर गवर्नमेंटलिज्म यही सिर्फ नहीं एक्सप्लेन करती, नॉट ओनली एक्सप्लेन द पास्ट बट सजेस्ट द प्लॉजिबल सिनारियो फॉर द फ्यूचर। फाइन, मतलब ब्रिटेन को लगा होगा कि उसका कुछ भी जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो निकल गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे विदाउट रिगार्ड टू व्हाट सुपर नेशनल एलाइट्स बिलीव दे डू, मतलब पहले के टाइम पे आपकी जो कंट्री है, आपके जो गवर्नमेंट रही हो या जो वहाँ के लीडर्स रहे हो, जो उन्होंने किया, बट आपको लगता है कि प्रेजेंट टाइम में अब ये बेनिफिशियल नहीं है, आपके इंटरेस्ट में नहीं है, तो विदाउट इवन लाइक हाँ, विदाउट इवन गिविंग कंसर्न टू दैट कि हाँ वो उस चीज़ से हमें, उस कन्वेंशन से हमें अभी भी रहना चाहिए, तो उस चीज़ को हटा देना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर, ओके फाइन, ये बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, ओके फाइन, मतलब जो है यूपीएससी पूछ सकता है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, ठीक। अगर आपकी छोटी से छोटी चीज़ क्लियर है ना, तो आप किसी भी आंसर को करने में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेंगे कि आप बहुत टाइम ले रहे हैं सोचने में और आंसर आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप बस ध्यान लगाएंगे और आप मतलब आप थोड़ा सा टाइम लेंगे, 1 मिनट, और आप सोच सकेंगे और लिख सकेंगे, ऐसा। सो बैलेंस ऑफ पावर क्या है, हो सकता है बैलेंस ऑफ पावर क्या है विथ रिगार्ड टू द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। अब यहाँ पे इस थियरी के अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ जो है वो इंगेज करते हैं इंटीग्रेशन में, जबकि दे बिलीव दैट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीली एज सम ऑफ देयर राइवल्स एंड डू नॉट नो देयर इंटेंशंस, ठीक है। इवन कुछ राइवल कंट्रीज़ भी होती हैं, स्टिल मतलब वो भी उसका हिस्सा होते हैं, फिर भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एंड इन सम थियरी ये कहते हैं कि दैट इंटीग्रेशन दैट वन सीज इन यूरोपियन
यूरोप में वॉज नीदर द रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब कुछ सीरीज़ तो ऐसे कहते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन हुआ वो इकोनॉमिक कंडीशन का रिजल्ट था ही नहीं, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा था यूरोप में कहीं बहुत पहले आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, ना ही ये लेटेंट डिज़ायर था टू रिक्रिएट अ कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, जहाँ पे कॉन्सर्ट बहुत सारे लोग आते हैं ना, इकट्ठा होते हैं ना, टुगेदर होते हैं, तो वही, ठीक है। और मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि ये जो है किस किस का रिज़ल्ट नहीं था, ऐसा किसका मानना है, ठीक है। तो ऐसे सम थियरी कहते हैं, ठीक है, ऐसा कहते हैं। सो इट वाज नॉट इवन ए रिज़ल्ट ऑफ ट्राइंग, ठीक है, ये ट्राई करने का भी कोई रिज़ल्ट नहीं था। रादर इट वाज डन विद द इंटेंट, ताकि अमेरिकन्स को अपने साइड में रख सकें, अमेरिकन्स इन द रशियन सॉरी पे क्या लगा, विद द इंटेंट टू कीप द अमेरिकन्स इन रशियंस, अच्छा, एंड रशियंस आउट एंड द जर्मन्स डाउन, ओके फाइन। सो मतलब ये इसलिए किया गया था, मतलब इस चीज़ का रिजल्ट था कि ये ट्राई कर रहे थे rather देन, ओ सॉरी, आई मीन ये ट्राई नहीं था। इसका कहने का मतलब ये है कि ये इनका ट्राई नहीं था, बल्कि ये एक इंटेंशन से की गई थी, और वो इंटेंशन था कि अमेरिकन्स को वहीं पे रहने देना है, और जो है उनसे एग्री रहना है, और रशियंस को आउट रखना है, बाहर रखना है, रशियंस को अपने मामले में नहीं आने देना है, एंड जर्मन्स को उनको ना सर नहीं उठाने देना है, ऐसा जर्मन्स को डाउन रखना है, इसलिए, ठीक है। देन यहाँ पे फाइन, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेट्स से नॉट यूपीएससी इवन, तो किसी ने भी आपसे पूछा, ज़रूरी नहीं है आपकी जब इस चीज़ के लिए ही पढ़े, मतलब ये चीज़ें जाननी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, जान जाएंगे तो अच्छी बात है, ओके। सो यूरोपियन इंटीग्रेशन का रीज़न क्या है, यूरोपियन इंटीग्रेशन का रीज़न क्या है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपसे किसी ने पूछा कि यूरोपियन इंटीग्रेशन का क्या रीज़न था, तो आप क्या कहेंगे, मुझे भी उतना नहीं पता, हो सकता है हम बोल दें बड़े ब्रॉड टर्म में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, बट हम देखते हैं क्या रीज़न था, ठीक है। फॉलोइंग रीजन्स जो कि हैं रिजल्टेड इन कमिंग टुगेदर ऑफ द सॉवरेन यूरोपियन नेशंस का, ठीक है। अब पीस को प्रमोट करने के लिए और इसकी वेलबींग ऑफ द सिटीजन, यानी कि सिटीजन के वैल्यू एंड वेलबींग को वैल्यू करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए ये जो है हुआ, ठीक है। दूसरा ये सारे रीज़न है, ठीक है, ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ, इस तरह से ये तीसरा हुआ, ठीक है। तो ये सारे रीज़न है। तो द नेक्स्ट यहाँ पर रीज़न क्या है कि ताकि फ्रीडम, सिक्योरिटी, जस्टिस एंड ऑफर कर सके विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स, ठीक है। वो कहते हैं ना कि तुम इस स्टेट के हो तो हमारे स्टेट में आओगे तो हम तुम्हें जॉब दे देंगे, ठीक है। हमारे इंडिया में होता है ना ऐसा कहीं कहीं पे, लाइक कुछ लोगों के ऐसे नॉर्म्स प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। पहला प्रेफरेंस जो है वो अपने स्टेट के लोगों को देते हैं, ऐसा, ओके। एंड वाइल ऑल्सो कि टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स एट इट्स एक्सटर्नल बॉर्डर, ताकि वो रेगुलेट कर सके असाइलम को एंड इमिग्रेशन से जुड़ी चीज़ों को, एंड प्रिवेंट कर सके एंड क्राइम को क्राइम को कम कर सके, उसको हटा सके, ठीक है। और द नेक्स्ट रीज़न कि वो एक इंटरनल मार्केट भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। एंड और टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, जो कि बेस था बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी एंड हाईली कम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी विद द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। और इसलिए भी कि प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट की, एंड इसलिए भी कि प्रमोट करें साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को, एंड इसलिए भी कि ताकि ये जो है सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन को हटा सके, ठीक है, कॉम्बैट कर सके, एंड इसलिए भी कि ताकि वो प्रमोट कर सके सोशल जस्टिस को, प्रोटेक्शन को, इक्वालिटी बिटवीन वुमेन मेन, एंड प्रोटेक्ट कर सके राइट्स ऑफ द चाइल्ड का,
एंड इसलिए भी कि ताकि वो एनहांस कर सके इकोनॉमिक, सोशल, टेरिटोरियल कोहेशन एंड सॉलिडारिटी को अमंग EU कंट्रीज़। EU मतलब वही यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। और इसलिए भी ताकि वो रिस्पेक्ट कर सके उनकी जो रिच कल्चर, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो उसकी, एंड इसलिए भी कि ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन, जिसकी करेंसी जो है वो यूरो है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन को इस्टेब्लिश कर सके जिसकी करेंसी क्या हो, यूरो हो। ओके, सो यही है, मतलब ओवरऑल क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए retain a separate identity to new superpowers USA and USSR, and create करे democratic identity for Europe, and फिर and ensure security, peace, tying Germany into Europe, and डेवलप करे कॉमन मार्केट इस सब चीज़ों के लिए भी। ओके, देन अब यहाँ पे क्या है कि मेनली तो वही इम्पॉर्टेंट थे, वो क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। यहाँ पर अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन प्रोसेस। फाइन, ये भी देख लेते हैं, मतलब पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया कि क्या हिस्ट्री थी यूरोपियन इंटीग्रेशन के प्रोसेस की, ठीक है, किस तरह से ये हुआ। ओके, ये प्रोसेस था, उसकी हिस्ट्री बताइए हमें, पूछ लिया किसी ने, तो आप कैसे कहेंगे, क्या बताएंगे उनको, ठीक है। इसलिए देख लेते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद और कब हुआ था और कब ये स्टार्ट हुआ, तो 1945 में, ठीक है। यहाँ पे ओके देन, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे हुआ, आई मीन इस चीज़ के बारे में आपसे कोई भी पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे हुआ, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि हुआ था, कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ ये, तो 1945 में। ओके, यूरोप जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, एकदम तबाह हो चुका था, और यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जितने भी थे, यूनाइटेड नेशन फाउंडिंग चार्टर जो था वो साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, उसी साल साइन हुआ था, ये उसी साल साइन हुआ था यूनाइटेड नेशन फाउंडिंग चार्टर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो विश्वास करते थे कि एक मोर यूनाइटेड यूरोप जो होगा वो क्या कर सके, मतलब वो बनेगा एंड स्टार्ट करेगा कि वर्क करे ऑन द फर्स्ट प्रो यूरोपियन मूवमेंट में, ठीक है, एज ए न्यू मॉडल फॉर पीस इन द रीजन। फाइन, देन यहाँ पे क्या हुआ है कि कॉन्सेप्ट जो है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, ये जो कॉन्सेप्ट था यूरोपियन यूनिटी का, ये इस चीज़ के बारे में कल्पना की गई थी कि मतलब ये जो चीज़ है ये इस्टेब्लिश होगी इन फ्यूचर। तो वॉज अ बैरिकेड अगेंस्ट द रिटर्न ऑफ वर्ल्ड वॉर नेशनलिज्म का, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है। एंड देन फिर क्या होता है कि हालांकि फिर भी जो ये आइडिया था ये वॉज फाइनली अचीव हुआ, और 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप जो था वो लंदन में इस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है। काउंसिल ऑफ यूरोप फाउंड हुआ एंड लंदन में बाय 10 कंट्रीज़, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप फाउंड हुआ। ओके, उस विज़न को फॉलो करते हुए एट फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ कि
यूरोपियन असेंबली प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को प्रमोट की, ठीक। देन फ्रांस एंड जर्मनी ने पुश किया कि इस्टेब्लिश करेंगे इकोनॉमिक अलायंस, और 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को क्रिएट किया पेरिस में बाय फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। वही जो हमने टेबल में देखा था ना, उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि ड्रिवन बाय दिस स्टेटमेंट दिस अटेंडमेंट 6 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि एक्सटेंड करेंगे इकोनॉमिक डील को टू अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स, एंड 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम को साइन किया गया एंड क्रिएट किए, ठीक है, एंड क्रिएट किए यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है। वो भी कब हुआ? 1957 में, ओके। देन यहाँ पे क्या है कि फिर फर्दर इन 1980 में क्या हुआ कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आई, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आई। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ट्रीटी ऑफ रोम क्या था, ठीक है। वो उसके साइन होने की वजह से क्या हुआ, तो क्या बना, तो उसने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई थी, ठीक है, और ये बनाया था। फिर जो है 1980 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने ओपन किया उसका डोर्स टू एमर्जिंग डेमोक्रेसीज ऑफ सदर्न यूरोप, ठीक है। सदर्न यूरोप के लिए जो है सदर्न यूरोप के कंट्रीज़ भी अब उसमें एंट्री ले सकते थे, आ सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीस आया 1981 में, स्पेन, पोर्टुगल 1986 में आया। ये एनलार्जमेंट जो हुआ इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का, उसने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिसबैलेंस हुआ कहीं ना कहीं, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूरोप के मेडिटेरियन रीजन में, सॉरी डिसबैलेंस नहीं हुआ, आई थिंक आना चाहिए ना। लेट्स सी इसका मतलब ट्रिगर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या, ओके, ट्रिगर्ड पॉलिटिकल, सॉरी नेट तो चलिए, सो इसका मतलब ये है कि दैट हैज़ बिन कॉज, एंड जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो आई थी बाय कॉज्ड और ब्रॉट अबाउट बाय अ पर्टिकुलर इवेंट, पॉलिसी और एक्शन, and there are no major political crisis which अच्छा मतलब ठीक है, ओके। सो इसका मतलब यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी जब इंटीग्रेशन होने लग गया, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी, गवर्नमेंट में चेंजेस कम होने लग गए थे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लग गया यूरोप के मेडिटेरियन रीजन में भी। फाइनली 1992 में यूरोपियन यूनियन जो था वो कहीं ना कहीं वो बना, ठीक है। सो यूरोपियन यूनियन बना 1992 में, ठीक है। जब 1992 का टाइम है तब बना हमारा यूरोपियन यूनियन, ओके। सो ये कौन सी ट्रीटी से बना? सो यूरोपियन यूनियन जो है वो maastricht ट्रीटी से बना, ठीक है। maastricht ट्रीटी से बना हमारा यूरोपियन यूनियन 1992 में, ओके। देन इसने क्या लॉन्च किया? इसने सिंगल इंटरनल मार्केट को लेकर के आया, ओके। फिर यहाँ पे क्या होता है कि इसीलिए फिर कंक्लूज़न में, मतलब कोई आपसे पूछे कि आप जो है उस प्रोसेस को बस थोड़े से शब्दों में किस तरह से बताएंगे, तो क्या कह सकते हैं कि इसलिए मोर देन 50 ईयर्स आफ्टर इस फर्स्ट स्टेप्स, ठीक है, जब उसका फर्स्ट स्टेप हुआ, उसके फर्स्ट स्टेप के 50 साल बाद, 50 साल से भी ज़्यादा, जो यूरोपियन यूनियन था वो एक यूनिक ग्लोबल एग्जाम्पल बन गया रियल इंटीग्रेशन का, डिफरेंट स्टेट्स एंड रियलिटी कहीं ना कहीं बना, जो कि इंक्लूड करता है, एंड इन रियलिटी का जो इंक्लूड करता है 450 मिलियन पीपल, जो कि 27 कंट्रीज़ में लीव करते हैं। एंड ये जो डायनेमिक इंटीग्रेशन है, ये इसने इन्वॉल्व किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपर नेशनल यूरोपियन स्ट्रक्चर्स को, एंड अलाइनमेंट हुआ वाइड
एरे ऑफ पॉलिसीज़ का, क्योंकि सब स्टेट के अलग अलग पॉलिसीज़ रही होंगी, तो जब वो इंटीग्रेट हुई ना तो सब एक जैसे पॉलिसीज़ को फॉलो करने लग गए कहीं ना कहीं, ठीक है, इस तरह से। देन रिलेटिंग टू इकोनॉमीज़ एंड एग्रीकल्चर, जो भी पॉलिसीज़ थी कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एंड एनर्जी से रिलेटेड, मॉनेटरी से रिलेटेड, एंड फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, एंड ऑल्सो साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। तो जो भी ये 27 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एंड इन सारे कंट्रीज़ की जितनी जो भी पॉलिसीज़ हैं इन हर एक सेक्टर को लेकर के, चाहे एनर्जी हो, मॉनेटरी हो, या फॉरेन हो, डिफेंस हो, साइंस, टेक एंड इनोवेशन हो, कल्चर हो, सो वो कहीं ना कहीं सिमिलर, ठीक है, एग्जैक्टली सेम भले ना हो, थोड़ी तो चेंजेस रहते हैं। हमारे इंडिया में भी थोड़ी थोड़ी स्टेट लेवल पे दी होती है, चेंजेस करने का अलाउ होता है, सेम वे में यहाँ पर भी। सो ये जो था, ये हमारा पूरा मतलब यूरोपियन के इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई यहाँ पे, ठीक है। इस सेशन में मैंने आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन कैसे आया, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से जो आया वो, एंड इस चीज़ को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। तो आप सुनेंगे ना, हर एक इंसान को ये चीज़ जाननी चाहिए, एंड आप जब इसे एक स्टोरी फॉर्म में सुनेंगे और जिस तरह से मैंने बताया है तो आपको अच्छा लगेगा। और यूरोप की सारे छोटे छोटे जो कंट्रीज़ थे वो किस तरह से इंटीग्रेट हुई है और उसका रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।